नमस्कार। आज हम फ्रांसीसी राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, योग्यताएं क्या हैं, उसको पद से किस प्रकार से हटाया जा सकता है, उसकी कालावधि क्या होती है। आज हम देखते हैं कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ क्या हैं। तो पंचम गणतंत्र का जो संविधान है वो राष्ट्रपति को राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष घोषित नहीं करता, लेकिन संविधान द्वारा उल्लिखित उसकी शक्तियों का केवल सामान्य अध्ययन हमें सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा देता है कि पंचम गणतंत्र का राष्ट्रपति देश की वास्तविक कार्यपालिका है। शासन की समस्त महत्वपूर्ण शक्तियां उसमें निहित हैं। उसकी शक्तियां भारत के या ब्रिटेन की महारानी या जापान के सम्राट के समान नाम मात्र की न होकर अमेरिका के राष्ट्रपति के समान वास्तविक हैं। वो उन समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है जो शक्तियां उसे दी गई हैं। संविधान उसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता तथा संधियों एवं समझौते के समान का संरक्षक घोषित करता है। यह देखना कि संविधान को सम्मान दिया जा रहा है या नहीं तथा सार्वजनिक संस्थाएं अपना कार्य सुचारू रूप से कर रही हैं या नहीं, राष्ट्रपति का ही कार्य है। वह राष्ट्र का प्रतीक तथा शासन का वास्तविक प्रमुख है। पंचम गणतंत्र ने राष्ट्रपति के पद को प्रतिष्ठा एवं शक्ति दोनों से युक्त बनाया है। उसकी शक्तियां निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां क्या हैं। तो कार्यपालिका शक्तियों के तहत ये, जैसा कि आपको पता है, इसके अंदर जितनी भी नियुक्तियां की जाती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। कानूनों का पालन करवाना हो वो इसके अंतर्गत आता है। तो पंचम गणतंत्र में राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का स्रोत है। वह राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी तथा अध्यक्ष है। वह समस्त सरकारी उत्सवों पर राज्य का प्रतिनिधित्व करता है तथा स्थल, जल तथा वायु सेना का प्रधान है। संविधान द्वारा नियुक्ति संबंधी कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां राष्ट्रपति को दी हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति। संविधान के अनुच्छेद 8 के अनुसार राष्ट्रपति नए प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। राष्ट्राध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसदीय व्यवस्था की आधारभूत मान्यता है। ब्रिटेन तथा भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति क्रमशः सम्राट तथा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किंतु दोनों ही व्यवस्थाओं में मूल अंतर है, क्योंकि ब्रिटेन तथा भारत में दोनों ही व्यक्ति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जिनका संसद के निम्न सदन में बहुमत होता है। यह एक सर्वमान्य संसदीय परंपरा है, किंतु पंचम गणतंत्र का राष्ट्रपति इस संबंध में न तो किसी वैधानिक मान्यता द्वारा बाध्य है और न ही किसी परंपरागत मान्यता द्वारा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति वह अपने विवेक से करता है। प्रधानमंत्री के लिए अब ये आवश्यक नहीं है कि वह अपनी नियुक्ति के पश्चात राष्ट्रीय सभा का विश्वास प्राप्त करे। पंचम गणतंत्र का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में किसी सीमा तक स्वतंत्र है। इसी प्रकार से राष्ट्रपति न केवल प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, वरन प्रधानमंत्री को पदच्युत करने का अधिकार भी वो रखता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इस प्रकार गठित मंत्रिपरिषद की वह अध्यक्षता भी करता है। इसके विपरीत भारत तथा ब्रिटिश व्यवस्थाओं में यदि हम देखें तो प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है, राष्ट्रपति या सम्राट नहीं। इसी प्रकार से पंचम गणतंत्र का राष्ट्रपति जो है प्रशासकीय कार्यों के संचालन में सक्रिय रूप से हाथ बटाता है। मंत्रिपरिषद की वह बैठकें प्रति बुधवार LIC राजमहल में होती हैं, जो राष्ट्रपति का निवास भी है। इन्हीं साप्ताहिकी बैठकों में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। राष्ट्रपति नीतियों की प्रमुख रूपरेखा स्पष्ट करता है, किन्हीं विशिष्ट समस्याओं पर अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करता है तथा उनके आपसी प्रस्तावों में समन्वय स्थापित करता है। इसी प्रकार से वह संविधान परिषद के 3 सदस्यों की, परिषद के अध्यक्ष की, कई सैनिक एवं
असैनिक पदों पर नियुक्तियां, विदेशी राजदूतों का स्वागत, फ्रांसीसी राजदूतों की नियुक्ति करना, सेनाओं का प्रधान सेनापति, न्यायपालिका की सर्वोच्च परिषद एवं फ्रेंच समुदाय की बैठकों का सभापतित्व करना इसके प्रमुख कार्य हैं। कार्यपालिका शक्तियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। इसके पहला है कुछ जो पंचम गणतंत्र में कार्यपालिका शक्तियाँ दो भागों में बटी हुई हैं। एक भाग के कार्यों के लिए राष्ट्रपति को मंत्रियों के परामर्श की आवश्यकता होती है, अनिवार्य है आवश्यकता, अर्थात इस भाग के कार्य के संबंधित मंत्री के प्रति हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। दूसरे भाग में कुछ ऐसे कार्य हैं जिनसे संबंधित आदेशों के लिए राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री का या विभागीय मंत्री के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती। ये जो अनुच्छेद हैं, ये अनुच्छेद 2 के धारा 19 के अनुसार ये धाराएं हैं जिसमें इसको अन्य मंत्रियों के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती। वह हैं 8, 11, 12, 16, 18, 54, 56 और 61। अगला है विधायिनी शक्तियाँ। तो विधायिनी शक्तियों के अंदर राष्ट्रपति देश की प्रमुख कार्यपालिका है, तथापि व्यवस्थापन के क्षेत्र में भी उसे कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ दी गई हैं। जैसे राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है, ये संदेश उसके द्वारा पढ़े जाते हैं, इन पर वाद विवाद नहीं होता। राष्ट्रपति संसद के विशेष सत्र बुला सकता है, इन सत्रों की समाप्ति उसी के आदेश पर होती है। इसी प्रकार से कानूनों के क्रियान्वयन का अधिकार उसको है। धारा 10 में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित कानूनों को 10 दिन की अवधि के भीतर कार्य रूप में परिणत करेगा, किंतु इस अवधि के भीतर वे उक्त कानून या उसकी किन्हीं धाराओं पर संसद में पुनर्विचार के लिए भी उसको भेज सकता है। इसी प्रकार से राष्ट्रपति के किसी भी ऐसे अनुरोध पर संसद उस पर पुनर्विचार करती है। ऐसे अनुरोध को ठुकराया नहीं जा सकता, किंतु दूसरी तरफ यह भी सही है कि राष्ट्रपति संसद द्वारा अंतिम रूप से पारित कानूनों को 15 दिन की अवधि के अंदर लागू करवाना आवश्यक है। इसलिए नहीं कि ऐसा संविधान में उल्लिखित है, बल्कि इसलिए कि ऐसा कार्य संविधान की भावनाओं के विपरीत होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अनुरोध पर संविधान में संशोधन प्रस्तावित कर सकता है। इसी प्रकार से व्यवस्थापन क्षेत्र में राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है राष्ट्रीय परिषद को भंग करना। तो ये राष्ट्रीय परिषद को भंग कर सकता है। इस अधिकार का प्रयोग वह स्वविवेक से करता है, पर इस पर 2 प्रतिबंध हैं। पहला है विघटन अथवा भंग किए जाने के उपरांत के निर्वाचन 1 वर्ष के भीतर पुनः राष्ट्रीय परिषद का विघटन नहीं किया जाएगा, तथा द्वितीय धारा 16 के अंतर्गत प्रदत्त विशिष्ट शक्तियों के प्रयोग की अवधि में राष्ट्रीय परिषद को विघटित नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसकी विधायिनी शक्तियां हैं। और ब्रिटेन तथा भारत की संसदीय व्यवस्था में भी निम्न सदन का विघटन राष्ट्राध्यक्ष द्वारा होता है, किंतु इस अधिकार का प्रयोग हमेशा ही प्रधानमंत्री के परामर्श से किया जाता है, तथा ऐसा परामर्श आवश्यक रूप से बाध्यकारी होता है। ब्रिटेन की महारानी प्रधानमंत्री के परामर्श पर कॉमन सभा को भंग करती है, और इसी प्रकार से भारत का राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही लोकसभा को भंग करता है। इसके विपरीत फ्रेंच प्रणाली जो है मान्य ब्रिटिश परंपरा से 3 बातों से भिन्न है। पहला, फ्रेंच व्यवस्था में राष्ट्रपति द्वारा ऐसा परामर्श दिया नहीं जाता। दूसरा, यह परामर्श ऐच्छिक है, बाध्यकारी नहीं, अर्थात राष्ट्रपति इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। और तीसरा, यह अधिकार असीमित नहीं है। संविधान द्वारा इस अधिकार के प्रयोग पर 2 प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। पहला कि 1 वर्ष की अवधि के भीतर इसका दोबारा प्रयोग नहीं होगा, और दूसरा, विशिष्ट शक्तियों के प्रयोग की अवधि में इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से ब्रिटिश और फ्रांसीसी राष्ट्रपति की शक्तियों में यह अंतर है कि फ्रेंच राष्ट्रपति परामर्श लेता है, पर केवल प्रधानमंत्री से नहीं, वरन दोनों सदनों के अध्यक्षों से भी वो परामर्श लेता है। परामर्श ऐच्छिक है, वो उसको मान भी सकता है, बाध्यकारी नहीं है वो, और ये अधिकार असीमित नहीं है।
संक्षेप में चतुर्थ गणतंत्र की तुलना में पंचम गणतंत्र में विधियों के सूत्रपात में राष्ट्रपति की शक्ति काफ़ी प्रभावशाली हो गई है। अगला है न्यायिक शक्तियाँ। तो पंचम गणतंत्र की धारा 64 के अनुसार राष्ट्रपति न्यायिक स्वतंत्रता का संरक्षक है। उसे क्षमा करने का अधिकार है, क्षमादान का अधिकार है। वह न्यायपालिका की उच्च परिषद का सभापतित्व करता है। वह संवैधानिक परिषद के 1/3 सदस्यों एवं अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। अगला है वैदेशिक संबंधों का संचालन। तो राष्ट्रपति जो है संविधान के अंतर्गत वैदेशिक संबंधों के संचालन के क्षेत्र में उसको व्यापक अधिकार हैं। वह राजदूतों की, विशेष दूतों की और प्रदूतों की नियुक्तियां करता है और विदेशों से आए राजदूतों की भी उसी का नाम से प्रमाण पत्र लाते हैं। संधियां और अंतर्राष्ट्रीय समझौते के विषय में भी उसका निर्णय प्रभावकारी होता है। अगला है इसके अंदर संकटकालीन शक्तियां। तो पंचम गणतंत्र का जो संविधान है राष्ट्रपति को कुछ विशिष्ट शक्तियां प्रदान करता है। इन्हें हम संकटकालीन या आपातकालीन शक्तियां कह सकते हैं। इन शक्तियों का प्रयोग वह संकट के अवसरों पर करता है और इन शक्तियों का प्रयोग जैसे गणतंत्र की संस्थाओं, राष्ट्र की स्वाधीनता, राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता अथवा दायित्वों के निर्वाह को खतरा पैदा हो जाता है, तब वह इन शक्तियों का प्रयोग करता है। और इनका जो वर्णन है संविधान की धारा 16 में किया गया है। जिन परिस्थितियों में पंचम गणतंत्र के संविधान का निर्माण किया गया था उसके संदर्भ में इन संकटकालीन शक्तियों के औचित्य को सहज ही समझा जा सकता है। जो पंचम गणतंत्र के संविधान के निर्माता थे इस आशंका से परिचित थे कि इसलिए संविधान की धारा 16 में ही उन परिस्थितियों का उल्लेख कर दिया गया है जिनमें राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करेगा। उन व्यक्तियों तथा संस्थाओं का उल्लेख कर दिया है जिनसे वह इन शक्तियों के प्रयोग से पूर्व आवश्यक रूप से परामर्श करेगा। तो इन शक्तियों के प्रयोग से पूर्व राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों से परामर्श लेगा, संवैधानिक परिषद से परामर्श करेगा। ऐसा परामर्श शासकीय एवं आवश्यक होगा। इस संबंध में की गई समस्त कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम संदेशों में प्रसारित होंगी तथा इन कार्रवाइयों में संविधान परिषद का परामर्श लिया जाएगा। तो ये इसकी संकटकालीन शक्तियाँ हैं। अब इसकी यदि हम देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति से फ्रांसीसी राष्ट्रपति की तुलना हम करें तो दोनों में निम्न अंतर हैं। सबसे पहला अंतर है कि निर्वाचन संबंधी अंतर। तो पंचम गणतंत्र का जो राष्ट्रपति है वो केवल औपचारिक प्रधान होता है। पंचम गणतंत्र का राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति के समान ही अपने देश का न केवल औपचारिक वरन वास्तविक प्रधान होता है। अतः दोनों पदाधिकारियों की तुलना की जा सकती है। दोनों ही राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति लगभग समान है। अमेरिकी संविधान के निर्माताओं द्वारा राष्ट्रपति के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया था, लेकिन व्यवहार में आज उसने प्रत्यक्ष निर्वाचन का रूप धारण कर लिया है। इसी प्रकार पंचम गणतंत्र के प्रारंभ में फ्रांसीसी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन हो रहा था अप्रत्यक्ष पद्धति से हो रहा था, लेकिन 1962 में किए गए संशोधन के अनुसार अब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष रूप से होने लगा है। तो निर्वाचन में अंतर यदि देखें तो निर्वाचन संबंधी हम तुलना करें तो दोनों ही राष्ट्रपति का निर्वाचन एक तरह से प्रत्यक्ष रूप से होने लगा है। अवधि का अंतर देखें तो कार्यकाल की दृष्टि से दोनों में अंतर है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष है जबकि फ्रांसीसी राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 वर्ष है। अमेरिकी राष्ट्रपति 2 से अधिक बार चुनाव नहीं लड़ सकता, जबकि फ्रांसीसी राष्ट्रपति पर इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। तीसरा है इसके अंदर पुनर्निर्वाचन का अंतर। ये हमने देख लिया अवधि के साथ साथ। फ्रांस में अमेरिका जैसी अध्यक्षात्मक महाभियोग द्वारा पदच्युति कार्यपालिका शक्तियाँ फ्रेंच राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य नहीं है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो है सीनेट की सलाह मानने को बाध्य है, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा की गई संधियां, समझौते और नियुक्तियां तभी प्रभावी होती हैं जब सीनेट अपने 2/3 बहुमत से उसकी पुष्टि प्रदान कर देती है। तो कार्यपालिका शक्तियों के क्षेत्र में यदि हम देखें तो फ्रेंच राष्ट्रपति स्वतंत्र है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति पर सीनेट का प्रतिबंध लगा रहता है। इसी प्रकार से फ्रांस का राष्ट्रपति निम्न सदन को भंग कर जनमत संग्रह करवा सकता है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है।
संविधान की व्याख्या एवं संकटकालीन शक्तियाँ। और अगला है इसके अंदर निष्कर्ष रूप में हम देखें तो संविधान प्रदत्त शक्तियों के बावजूद राष्ट्रपति की स्थिति उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर अधिक निर्भर करती है जो इस महत्वपूर्ण पद पर निर्वाचित होता है। यदि कोई कमज़ोर व्यक्ति इस पद पर निर्वाचित होता है तो स्वभावतः राष्ट्रपति की स्थिति भी सापेक्ष रूप से कमज़ोर होगी। जनरल डिगाल जैसे व्यक्ति के निर्वाचित होने पर यही प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली पद बन जाता है। डिगाल ने इस पद को अमेरिकी प्रतिमान के राष्ट्रपति की भांति विकसित किया, जिससे प्रधानमंत्री की स्थिति शून्य जैसी हो गई। आज राष्ट्रपति का पद फ्रेंच शासन प्रणाली की धुरी बना हुआ है। धन्यवाद।